ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी चुनाव की। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी तैयारियां जो हैं वो अपने शबाब पर हैं। भाई 5 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की, पर असम में भी है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। और उनके अलावा महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं और कल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। और बीएमसी के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कई राज्यों से तो ज्यादा बजट है बीएमसी का, वारे न्यारे हो जाते हैं जिसे बीएमसी पर कब्जा मिल जाए। तो जब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, तो जांच एजेंसियां भी हरकत में आई हुई हैं। यह पुराना शगल है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, वो तो ईडी आ जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, सीबीआई की रेड शुरू हो जाती है, क्राइम ब्रांच एक्शन में आ जाता है। इसमें नया क्या है, ये तो आप बहुत बार बता चुके हो। लेकिन इस बार कुछ बदला है, और बदला भी कैसे। अब निशाने पर चुनावी रणनीतिकार आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आईपैक तो नाम लगा आपको, झटका सा लगा होगा, अरे ये सुना हुआ है। प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे भाई। प्रशांत किशोर तो हट गए, वो खुद राजनेता बन गए, पर आईपैक ममता बनर्जी को चुनावी रणनीतियां समझा रही है, स्ट्रैटेजाइज कर रही है, बहुत कुछ डेटा उसके पास। तो 8 जनवरी को, आज से 6 दिन पहले, आईपैक के दफ्तरों में कुल मिलाकर 10, वो अभी तफसील आपको दूंगा, कोलकाता में भी देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी हुई। और आपने देखा होगा ममता बनर्जी भी वहां अवतरित हो गई थी और हाथ में माइक लिए हुए और एक हाथ में कुछ फाइलें लिए हुए बाहर निकलती दिखाई दी। प्रतीक जैन के घर पहुंच गई पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर। ये ना चौलबे, ये नहीं होगा, ये हमारा डेटा चोरी हो रहा है, हमारी चुनावी रणनीति, हमारे उम्मीदवारों, हमारी स्ट्रैटेजी वो चुराना चाह रही है, हमें डराना धमकाना चाह रही है केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी। मामला अदालत में है। पर यहां तक तो समझ में आ रहा था कि भाई चलिए, ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की, और विपक्ष पे तो खास नजरें इनायत होती हैं। आया चुनाव, जांच एजेंसियों का छापे वाला दांव चल पड़ता है। लेकिन कल कुछ अजब गजब हुआ, और वो हुआ महाराष्ट्र में, पुणे में। डिजाइन बॉक्स्ड, आखिर में ईडी, BOXED। यहां खैर ईडी की छापेमारी नहीं हुई, लेकिन क्राइम ब्रांच पहुंच गई। अब डिजाइन बॉक्स क्या है, ये नरेश अरोड़ा की कंपनी है, कांग्रेस को चुनावी रणनीति बनाने में मदद देती आई है। तो आप कहेंगे अरे ये भी तो विपक्ष की बात होगी, पर यहां महाराष्ट्र में वो कांग्रेस को नहीं, एनसीपी, अजित दादा पवार, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के अहम घटक उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, महाराष्ट्र में, उनकी चुनावी रणनीतिकार है डिजाइन बॉक्स्ड। और यहां छापेमारी हो गई। ये कैसे हुआ, ये कौन सा खेल है। दरअसल खेल इसमें यह है कि भतीजा, यानी कि मैं अजित दादा पवार की बात कर रहा हूं, अपने चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिला बैठे हैं पुणे में। और पिंपरी चिनवाड जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अब चाचा भतीजा साथ आए, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह कमाल की राजनीति हो रही है। तो क्राइम ब्रांच पहुंच जाती है छापेमारी करने के लिए। तो ये कौन सा खेल है। चुनाव आया और शुरू हुआ
छापे वाला दांव आया, चुनाव शुरू, छापे वाला दांव। इसकी पूरी की पूरी कहानी दोनों जगह की आपके सामने परतें खोलने वाला हूं। तो हम बात करने वाले हैं चुनाव आते ही ये जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हो जाती हैं, और अभी तक एक निरंतरता हमने देखी थी कि भाई चुनाव आएगा तो विपक्षी खेमे पर कुछ ज्यादा ही नजरें इनायत करती हैं जांच एजेंसियां। भाई लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और अरविंद केजरीवाल हफ्ते भर में ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया था। हेमंत सोरेन जेल में थे। राजस्थान में चुनाव आए तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार, उनके यहां जांच एजेंसियों ने दबिश कर दी। मतलब एक पैटर्न था। अब इसी पैटर्न में 8 जनवरी को, मैं 6 दिन पहले की बात कर रहा हूं, छापेमारी होती है। एक तथाकथित कोयला घोटाले मामले की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं। कहां? आईपैक के दफ्तर, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये वही संस्था जिससे कभी प्रशांत किशोर पीके भी जुड़े हुए थे। आईपैक ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई, फिर टीएमसी के साथ भी जुड़े। 2015 में जेडीयू के लिए भी काम किया, जेडीयू ज्वाइन भी की थी बीच में भाई प्रशांत किशोर ने। फिर पंजाब में अमरिंदर सिंह की मदद की, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी। तो ये पुराना इनका अतीत है। पर कोयला घोटाले की जांच करने पहुंची तो हंगामा कट गया। जैसे ही पता लगा इस रेड के बारे में, इस छापेमारी के बारे में, तो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। अब भाई कोयला घोटाले के मामले में रेड हो रही है, वो क्यों पहुंची? और थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो हाथ में माइक और एक हाथ में फाइलें कि जी ये तो हमारे चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था है, इनके पास हमारा डेटा है, हमारे उम्मीदवारों के नाम है, हमारी स्ट्रैटेजी है, इसे ही तो पकड़ने आए थे। यह जानकारी हासिल करना चाहती थी ईडी बीजेपी के कहने पर। तो संवैधानिक संकट ही खड़ा हो गया। एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, एक तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, वहां इतना हंगामा कटा, आज के लिए मुलतवी हो गई सुनवाई। और आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया भाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, स्थगित कर दी ईडी की याचिका। पर अब टाइमिंग इज ऑफ एसेंस इन पॉलिटिक्स। क्या चीज किस वक्त पर होती है, इसके तो तार जुड़ते हैं। ये अभी कोयला घोटाले की जांच करने की नौबत क्यों आई? वो सुध अभी क्यों ली ईडी ने? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चुनाव के टाइम पे ही क्यों होता है, और विपक्षी खेमे में ही क्यों होता है? आपको अलग अलग आंकड़े बताए जाएंगे। वो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भाई कन्विक्शन रेट ईडी का तो 96% है, 96। वो आंकड़ों की जादूगरी, बाजीगरी इसे कहते हैं। 5000 से ज्यादा केसेस है कुल, जिनमें 25 का निपटारा हुआ, उनमें 24 को सजा हुई। तो 25 का 24, 96% बता दिया जाता है। जबकि 5800 के करीब जो मामले हैं, और ये सब पर हैं। अब मैं असल आपके सामने पोल खोल करने वाला हूं आंकड़ों की इस जादूगरी का। 5800 में से 25 केस अपने अंजाम तक पहुंचे। कितना परसेंट होता है जी? थोड़ा सा उसका आंकड़ा लगाइए। पर दरअसल
अगर मैं आपको यह बताऊं कि 2015 से 2025 के बीच 193 राजनेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किए, 193। कन्विक्शन कितने की हुई, सजा कितनों को? 2, सिर्फ 2। 1.03%, 1.03%। दोहरा रहा हूं, इनमें एनोश एक्का, झारखंड के मंत्री, और हरि नारायण राय, सिर्फ 2 को दोषी साबित किया जा सका। तो अब यहां पर यह लड़ाई शुरू हो गई है और विपक्ष को ही क्या निशाना बनाया जा रहा है। जब यह सवाल पूछा ही जा रहा था तो कल पुणे में छापेमारी हो गई, और छापेमारी किसकी हुई? डिजाइन बॉक्स, एक कंपनी, शिकायत आई है जी, गड़बड़ झाला चल रहा है। क्राइम ब्रांच पहुंची, यहां पर ईडी नहीं। अब क्या यह संयोग है कि डिजाइन बॉक्स ये दरअसल चुनावी रणनीति बना रही है, ये कंपनी अजित पवार के लिए, एनसीपी के लिए। वो उप मुख्यमंत्री हैं सूबे के, एनडीए के अहम घटक, और क्राइम ब्रांच सत्ता में आसीन सूबे के उप मुख्यमंत्री की चुनावी रणनीतिकार कंपनी पर रेड कर देती है। अजित पवार ने कहा भी कि छापे के दौरान सभी आवश्यक जानकारी दी गई है, अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया गया। पर यह हुआ क्यों? आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे ममता पर रेड हो रही है, अजित पवार पर भी रेड, इससे ज्यादा निष्पक्षता जांच एजेंसियों में क्या चाहिए? ऐसा नहीं है, ये ऐसी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है। इसमें खेल है, बड़ा दिलचस्प खेल। अजित पवार पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने चाचा के साथ मिल गए हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था बीएमसी, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन जो है उसका बजट तो कई राज्यों से ऊपर है, केरला से ज्यादा बड़ा बजट है, इसलिए इतनी मारामारी होती है। और वहां सारी नैतिकता, सारे विचार, सारे साथी, पुराने साथी, वो सब भुला दिए जाते हैं सत्ता के लिए। ऐसा ही पिंपरी चिंचवाड़ में भी हो रहा है। यह दूसरे नंबर की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और 25 साल तक अविभाजित, जब चाचा और भतीजा साथ थे, यानी कि शरद पवार और अजित पवार, 25 साल तक कब्जा था एनसीपी का। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां पर सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो अब बीजेपी को नाको चने चबवाने के लिए चाचा भतीजा साथ आ गए। समझ रहे हैं? चाचा भतीजा साथ है, वैसे अलग अलग हैं। कमाल का खेल हो रहा है वहां पर। बीजेपी आरपीआई रामदास आठवले की पार्टी के साथ है, दोनों चाचा भतीजा साथ, एनसीपी दोनों एक साथ। कांग्रेस शिवसेना शिंदे के साथ है पिंपरी चिंचवाड़ में, और वंचित अघाड़ी साथ है। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। हम बिस्तर कैसे बदलते हैं। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस साथ हैं। और अगर मैं पुणे की बात करूं, वहां पर भी चाचा भतीजा साथ है, बीजेपी आठवले के साथ है, और कांग्रेस यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ है। पर जो मैं कहानी आपको बता रहा था, पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार कह रहे हैं कि 4,500 करोड़ के तो फंड्स थे, ये 9,000 करोड़ हो जाने चाहिए थे। पिछले 8-9 सालों में 60,000 करोड़ का बजट गया, 20,000 करोड़ तो कर्मचारियों का वेतन था, वो 40,000 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए? ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। जैसे बीजेपी 70,000 करोड़ का आरोप लगाती थी कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, और अजित पवार तो 70,000 करोड़
कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके 4 दिन बाद लाल कालीन बिछाकर सत्ता में एंट्री दी और खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया था अजित पवार को। आज तक शामिल हैं वो एनडीए के साथ, लेकिन अब चाचा के साथ आ गए तो थोड़ा सा परेशान किया जा रहा है। क्या क्राइम ब्रांच को छोड़ दिया गया है? नरेश अरोड़ा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो छापेमारी तब भी हुई थी जब मैं कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति बना रहा था। तो ये डेटा चोरी का चक्कर है क्या? दबाव बनाकर रणनीतिकारों से यह जानने की कोशिश की जा रही है क्या, पश्चिम बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी, कि ममता बनर्जी वहां और अजित पवार यहां करना क्या चाह रहे हैं? यह है जांच एजेंसियों का अजब गजब खेल। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, आया चुनाव शुरू, छापे वाला दांव और सियासी लड़ाई चुनावी रणनीतिकारों पर आई। चर्चा में मेरे साथ शाइना एनसी हैं, सत्ताधारी दल है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता। दूसरी शिवसेना यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजित पवार गुट, असल एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। शीतल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ आदेश रावल इस पैनल में सबसे युवा, लेकिन तजर्बा इन्हें भी अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के। पर ब्रजमोहन भाई, ये कैसी दोस्ती यारी? एनडीए में है, चुनाव चाचा के साथ लड़ रहे हैं और क्राइम ब्रांच आपके रणनीतिकार के यहां छापेमारी कर रही है। अजब गजब खेल हो रहा है। संदीप जी, मैं तो ये मान के चलता रहा हूँ अभी तक कि सबसे अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग मुंबई में फिल्मी दुनिया के लोग करते हैं, पर आज आपको सुन के मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं। अच्छा। मैं आपको देखिए स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले तो ये कि जो जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, ये कंपनी, इस कंपनी को हम लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट और अपना सोशल मीडिया जो है वो उनको दिया हुआ है। ये हमारे रणनीतिकार नहीं है। रणनीतिकार के लिए तो आदरणीय अजित दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल अपने आप में रणनीतिकारी तो होता है सोशल मीडिया मैनेज इनका करना, जो अनुभव है राजनीति करना, मैं उसे स्ट्रैटेजिस्ट कहूंगा, आप उसे मैनेजर कह दीजिए। स्ट्रैटेजिस्ट का हिंदी अनुवाद कुल मिलाकर रणनीतिकार की तरफ ही आएगा। नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये हमारी पार्टी के रणनीतिकार नहीं है और ना ही नगर निगम या नगर पालिका जैसे इलेक्शंस में हम लोगों को। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आपके रणनीतिकार नहीं थे? इस मामले में हमारी अपनी। ब्रजमोहन भाई, क्या डिजाइन बॉक्स नहीं, विधानसभा चुनाव में आपका रणनीतिकार नहीं था? नहीं भाई साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस मामले में जो भी रणनीति बनती है उसको अजित दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब विधानसभा चुनाव में आपने नरेश अरोड़ा के साथ क्या एक डील नहीं की थी? वो आपको मदद कर रहे थे। अब क्योंकि आप स्ट्रैटेजिस्ट शब्द पर एतराज कर रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में मदद नहीं कर रहा था डिजाइन बॉक्स एनसीपी अजित पवार गुट की? नहीं संदीप जी, मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरे सवाल का देखिए अब जवाब नहीं दे रहे। अब मैं बिल्कुल, अरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है। विधानसभा चुनाव में आपकी मदद कर रहा था, डिजाइन बॉक्स की नहीं। पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं? डिजाइन बॉक्स आपका विधानसभा चुनाव में मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था? रणनीति,
बिल्कुल मदद कर रहे थे वो, हाँ, लेकिन रणनीति बस। नहीं बनाई थी उन्होंने। अच्छा। जो रणनीति हम लोगों ने चुनाव की बनाई थी, उसको उसके क्रियान्वयन में उस एजेंसी की हमको जरूरत थी, जो कि हमारा मीडिया और बाकी की चीजों को देखते आपने थे। एक और आरोप रणनीति लगाया बनाने का कि काम आप हमेशा हम आप लोग- तो सोचते मैं दूसरी- थे मुंबई में ही फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। मैं नोएडा में बैठा हुआ अपने स्टूडियो में एक बेहतरीन फिल्मी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तो इस स्क्रिप्ट में जो ये सवाल अजित पवार पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बाकायदा नाम लेकर एक एमएलए पर सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं, जगताप पर नहीं, दूसरे एमएलए पर, कि 4,500 करोड़ की राशि जमा थी पिंपरी चिंचवाड़ में उनके खातों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ये 9,000 करोड़ की जगह 2,000 करोड़ कैसे रह गई? 9 साल में 60,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, 20,000 करोड़ कर्मचारियों को दिए गए, 40,000 करोड़ के विकास कार्यों का क्या हुआ? टेंडर में रिंग बनाकर पैसे लूट रहे थे बीजेपी वाले। ये सारी मेरे मन की कोरी कल्पना है। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है कि अजित पवार ने? नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, देखिए ये जो आरोप लग रहा है, देखिए पहले मैं बता दूं कि पिंपरी चिंचवाड़ जो नगर पालिका है, नगर निगम जो है, इसका पूरा की पूरा ब्लूप्रिंट आदरणीय अजीत दादा पवार का बनाया हुआ है। वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है 25 साल तक वहाँ पर अजीत दादा पवार ने अपना रात दिन वहाँ पर लगाया था और उसको उन्होंने डेवलप किया, और वहाँ पे हर लोग इस बात को जानते हैं। तो उनकी एक कल्पना है। जब चाचा और भतीजा साथ आ गए, वो तो कह रहे हैं 7 लाख का पुल बनाया, 7 करोड़ में दिखा दिया। चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं। ये दूसरी सबसे ज्यादा बजट वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो बीजेपी कह रही है अच्छा हमारे साथ ये होशियारी, ऐसा खेल हमारे साथ खेलोगे तो हम भेज देंगे क्राइम ब्रांच को। संदीप जी मैं आपको फिर अब फिर कह दीजिए मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है। नहीं संदीप जी मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, ये क्राइम ब्रांच के जो लोग आए थे, देखिए एक बात समझिएगा, चुनाव के दौर में और मैं जांच एजेंसी को यदि कोई शिकायत करता है तो उनका ये दायित्व है कि वो जाके उसकी जांच करे। अच्छा, क्या ऐसी जांच करने से ऐसा क्या फर्जीवाड़ा हो रहा हम लोगों ने था? भी वहां पे पूरा उनको कोऑपरेट किया है। जो क्राइम ब्रांच भी कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी 2 कांस्टेबल भी नहीं हुआ, क्या था? ऐसा क्या गड़बड़ जाला चल रहा था? और वो यकायक ठीक भी हो गया जब फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए था। उन्होंने अजित पवार फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दिए, नरेश अरोड़ा के साथ खड़े हो गए। संदीप जी आज तो चुनाव का अंतिम दिन है, कल तो मतदान होना है। हाँ, तो इसको उस संदर्भ में देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अच्छा, उस संदर्भ उनको में नहीं शिकायत देखना मिली, शिकायत के आधार पे वो वहां पर आए, तो जो जानकारी वो चाहते थे वो जानकारी उनके सामने रख दी। इसको हम पश्चिम बंगाल से नहीं जोड़ सकते। पश्चिम बंगाल का जो मामला था वो 2020 में वहां पर शिकायत दर्ज हुई थी नवंबर में, और उस पर लगातार जांच चल रही थी। अच्छा, ये वो कोई और इस जांच में जमीन आसमान का काम फर्क है। नहीं दूसरी है। बात जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब आप विपक्ष में थे, मतलब वो सत्ता पक्ष में आने से पहले, वित्त मंत्री खजाने की चाबी मिलने से पहले, उसके 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था आपकी पार्टी के लिए कि एनसीपी का मतलब होता है नेचुरली करप्ट पार्टी। 70,000 करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार किया है अजित पवार ने, और 4 दिन बाद वित्त मंत्री बना दिया था। पहले वो दबाव हो रहा था, फिर उसके बाद लाल कालीन भी बिछाया गया। अब भी तो वही हो रहा है कि अरे कहाँ, ये पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ आपको ले जाने नहीं देंगे हम। और क्या कह रहा हूं, इसे आप फिल्मी स्क्रिप्ट बता रहे हैं या हकीकत बयां कर रहा हूं? संदीप जी मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 70,000 का जो आरोप है कभी भी बीजेपी ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऑन रिकॉर्ड, जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ का ये आरोप जब लगाया था, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, 70,000 करोड़ का आरोप जब लगाया था, जब अजीत दादा पवार के उस विभाग का बजट कुल 13,000 करोड़ था। लगाया ना 70,000 करोड़ का आरोप, वॉशिंग मशीन में धुले, वॉशिंग मशीन में धुले, उसके बाद वित्त मंत्री बना दिया। अब दोबारा दामन पर दाग लगा रही है क्या बीजेपी कि चाचा के साथ जाओगे दामन पर दाग लगा देगी? आपसे फिर असहमत हूं। नहीं संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको फिर कह दूं कि आरोप लगाना, आरोप की जांच होना और आरोप की सत्यता होना, इन तीनों चीजों में फर्क है। आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है। जैसे कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने अपनी बात को बेहतर तरीके से उनके सामने रखा, उनके प्रश्नों का जवाब दिया और वो सेटिस्फाइड होकर वापस गए। कम से कम ये बात तो हुई ना कि हम वहां पे सत्ता में होने के बाद भी वहां पर हमने प्रशासन को ये छूट दी है कि अगर उनको कोई शिकायत मिले तो जांच करें। काम करने से मना किया तो ये कोई संयोग है? कल चुनाव होने वाले हैं और बीते हुए कल ये छापेमारी हो जाती है।
संदीप जी, मैं आपको फिर कह दूं, इसमें ना तो बीजेपी की कोई भूमिका है, ना इस पर शिवसेना की कोई भूमिका है। स्थानीय स्तर पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो जो जांच एजेंसियां हैं उनका ये दायित्व है कि वो तत्काल उस पर कार्रवाई करें। फिर दूसरा आरोप ये लगता है कि आप साहब पावर में हैं, वहां पे सत्ता में, इसलिए आप जांच नहीं होने दे रहे। तो कम से कम वहां की जो जांच एजेंसियां हैं वो इतनी निष्पक्ष भी हैं और इस मामले में उनको साहस भी है कि उन्होंने जाके हमारे आदमी से पूछताछ की। निष्पक्षता कितनी है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है क्या? शीतल सिंह, आपको शुरू में ही आज आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये देखिए, ममता पर भी छापेमारी हो रही है तो अजित पवार पर भी छापेमारी हो रही है। या हमसे अलग चलोगे तो जांच एजेंसियां छोड़ देंगे पीछे, या मैंने फिल्मी स्क्रिप्ट लिख दी, ये आरोप भी लग गया मुझ पे आज। नहीं, अब तो इस ये ओपन और शट केस है। अगर ये ऐसा भी है जैसा वो कहने की कोशिश की जा रही है, तब भी ये इस परंपरा का निर्वाह करता हुआ मिल रहा है जिसमें 23 में सारे विपक्षी दल मिल के सुप्रीम कोर्ट ये कहने गए थे कि साहब एजेंसीज का इस्तेमाल अनइवन जो फील्ड बनाने के लिए किया जा रहा है और इससे अब देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो वो सवाल और बड़ा होता जा रहा है हर रोज हर चुनाव में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जिन दो केसेस में आपने रेफरेंस दिया जिनको सजा भी हुई है ईडी वाले मामलों में, वो दोनों मनमोहन सिंह के ज़माने के हैं। 2009 में उस केस को ईडी ने लिया था। तो इस दौर में जितने भी केसेस हैं, अभी किसी पॉलिटिकल मतलब पर्सन को हमने नहीं पाया कि उसके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ हो जिसे कोर्ट में प्रूव किया जा सका हो, लेकिन उसमें वेंडेटा है। इसके सारे लक्षण हमारे सामने हैं। मतलब चाचा भतीजा साथ ना मिले होते तो आपको लगता है ये क्राइम ब्रांच की छापेमारी होती? नहीं, कोई इसमें कोई बहुत दूर की बात नहीं, बिल्कुल समझ में आता है कि ये इसीलिए हुआ है। अब ये और बात है कि ठीक है, उसे कोई ये बता रहा है कि लोकल शिकायत पे इतनी एक्टिव एजेंसीज हो गई, ये तो कमाल है। मतलब वॉशिंग मशीन में ज्यादातर कमाल हमने चुनाव में ही धोए देखा जा है। सकते हैं तो दाग दोबारा से, दामन फिर से दागदार भी किया जा सकता है। भाई हमने अजीत पवार जी पे जो मामले थे, जब वो पावर में आए हैं तो वो मामले फिर खत्म भी हुए हैं, हमने देखा नहीं। पर इसमें तो बदलाव ये है अभी उनके बेटे वाला जो एक मामला है, शीतल भाई, इसमें बदलाव ये है कि इस बार चुनावी रणनीतिकार मानने से ही इनकार कर रहे थे, और 2024 वाले विधानसभा चुनाव में तो रणनीतिकार थे, मदद कर रहा था डिजाइन बॉक्स एनसीपी की। अब चुनावी रणनीतिकारों को टारगेट करना, ये एक नया बदलाव आया है। डाटा नहीं, अब चुनाव में डाटा का बहुत बड़ा महत्व है। डाटा से बड़ा कोई रणनीति बिना डाटा के चल नहीं सकती। और ये सारी एजेंसियां जो हैं ये डाटा पे खेलती हैं। इनके पास डाटा जुटाने, डाटा को मैनेज करने, उसको मैनिपुलेट करने, सेग्रीगेट करने, इस तरह की तकनीक है और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरह की नॉलेज है। आज के चुनाव के लिए इनका रोल किसी भी दूसरे रणनीतिकार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यथार्थ पे आधारित होता है। इनके पास तथ्य होते हैं कि इतने वोटर हैं, इतने इस समाज के हैं, इतने यहाँ हैं, ये ट्रेंड है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब ये इनका अपना साइंस है, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। अपनी साइंस तो है, वो एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये डेटा इनके पास हो, पर जो छापेमारी सॉल्ट लेक इलाके में की गई 8 जनवरी को, वो तो एक कोयला घोटाले की थी। कोयला घोटाले से संबंधित अगर कोई फाइल ईडी ले जा रही है तो आप एक संवैधानिक संकट खड़ा कर देते हैं। मुख्यमंत्री वहां पर अपनी पुलिस के साथ खड़ी हो जाती है, एक तरफ आर पार हो जाता है केंद्र और सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच। देखिए सर्वप्रथम इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि ये 2020 का मामला है जिसकी ये जांच कर रहे हैं। 2024-14 से लेकर 2021 तक लोकसभा के लेकर बिहार चुनाव, आंध्र प्रदेश चुनाव, सब चुनाव में आईपैक ने काम किया, आईपैक की एजेंसी ने काम किया। 3 डायरेक्टर है इनके, मगर प्रतीक जैन के यहां रेड होती है। स्ट्रेटेजी आप समझिए, अमित शाह कुछ दिन पहले बंगाल में आते हैं, इनके नेता से, अपने नेताओं से मिलते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये डाटा डिलीटेशन कैसे करवाना है। तो उन्होंने आईपैक के यहां छापा मारा कि हमारी जो उनके डाटाज है वो कलेक्ट करने हैं। यही तो है कि आप देखिए
12 ओपोजिशन पॉलिटिशियन के नाम बता रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, जनार्दन रेड्डी, छगन भुजबल, प्रताप सरनेक, नारायण राणे, अमरिंदर सिंह, इन सब के यहां छापे पड़ते हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं। इनकी ईडी की, देखिए आज ही हाई कोर्ट में क्या कहा, आज शर्म आनी चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि आज हाई कोर्ट में ये बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनेंगे, डिले होने दीजिए। अरे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कानून बोलता है। 6 साल 5 साल पुराने मामले को लेकर आपको राजनीतिकरण करना है। सारी जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं, पर आप आधी अधूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, आधी अधूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं क्या? कैसे? ये चीज अदालत में आप कह रहे हैं पोल पट्टी खुल गई, अदालत, एक मिनट सुनिए ना, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। फजीयत हुई ईडी की, आप अदालत में जाते, मुख्यमंत्री वहां पर दंदनाते हुए पहुंच जाती हैं, हाथ में माइक लिए हुए उधर फाइलें उठा लेती हैं। Is this conduct becoming of a chief minister? एक मुख्यमंत्री अपने डीजीपी के साथ वहां दंदनाते हुए पहुंच जाए, क्यों नहीं जाएगी? आपकी ऑफिस के अंदर में अगर कुछ भी अभी दुर्घटना घटना होती है, उसकी रक्षा कौन करेगा? आपके चैनल के, अगर अभी ये शो आप संदीप चौधरी चला रहे हैं और इस चैनल में कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। वैसे ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी है। अगर हमारे दल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हमारी जांच एजेंसियों के माध्यम से हमें लूटने की घोटाले की जांच करने ईडी पहुंची थी, अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो उस बात का संज्ञान आपको अदालत में जाकर दिलवाना चाहिए था। नहीं, अदालतें देखिए, अदालत में तो गए हैं ना। हाई कोर्ट में जब यह मामला उठा, हाई कोर्ट में आज ईडी क्या बोल रही है कि यह मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, तो अब आपकी जरूरत नहीं है। तो क्या कोर्ट में जो जज बैठी है उनके समय का उनको संविधान नहीं पता है? वो अपना जजमेंट देती? क्या लोअर कोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है ईडी के सामने? क्या लोअर कोर्ट्स की कोई कीमत नहीं होती है इस देश में? तो आपकी अपील का भी कौन सा निवारण कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया ना। आज जो आप कह रहे थे कि हमारी गोपनीयता सुरक्षित रखी जाए, हमारी पार्टी की जानकारी सार्वजनिक ना की जाए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना। जब मामले की सुनवाई नहीं हुई, केस डिसमिस कर दिया गया जज ने, तब उसको सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके ऊपर में जो भी बोल रहा है, मगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। अभी आज की खबर है, ये जयपुर दैनिक भास्कर की, ये आज की खबर है। आप ये एजेंडा समझिए इनका कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे के बाद कांग्रेस पार्टी का एक नेता, उसके यहां एसीबी की रेड होती है। ये राजस्थान की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, आप खुद उसके ऊपर में 25 मिनट तक बहस कर चुके हैं। ये जो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, उसकी आवाज तोड़ा जा रहा है। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं इसे क्यों ना मानूं? अगर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार पर, सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर ममता बनर्जी आपकी पार्टी की चुनावी रणनीतिकार, आईपैक पर छापेमारी हो रही है, तो अजित पवार की चुनावी रणनीति या सोशल मीडिया संभालने वाली डिजाइन बॉक्स पर भी रेड हो रही है। जहां गड़बड़ झाला मिलेगा, जांच एजेंसियां वहां पर करेंगी कार्रवाई। चुनाव है ना, वहां परसों चुनाव। मेरी बात सुनिए, देखिए ईडी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठता है। ये तो सवाल वही उठ रहा है कि आपने खुद बताया कि ईडी के अधिकारी, मैंने 12 लोगों के नाम लिए, वो सब आज मंत्री, मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं, जिनके यहाँ छापे पड़े। ये डरा के धमका के 2024 में तापस राय के यहाँ ईडी की रेड होती है। अभी पश्चिम बंगाल में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए उत्तर कलकत्ता से। देखिए असली हाल में क्या कर रहे हैं, ये एसआईआर की जो पद्धति है उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है कि एसआईआर हम जैसा कर रहे हैं मनमानी करने दीजिए। इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में बैठ करके डिलीटेड करवा रहे हैं। मतलब दबाव की ये राजनीति हो रही है। ठीक है, शाइना एनसी चुनाव आया तो सारी जांच एजेंसियां, उन्हें भी याद आया कि अरे हमें थोड़ी छापेमारी भी करनी होती है, तो छापेमारी शुरू। देखिए, सर्वप्रथम तो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट एजेंसी है,
एफआईआर दर्ज करती है या फिर रेड मारती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुआ, कोलकाता में हुआ, दिल्ली में भी हुआ था। और किस आधार पे ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां जाती है सबूत मिटाने के लिए, ये भी सवाल के ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपने कभी भी देखा है कि एक मुख्यमंत्री जाके बोलती है कि हम एविडेंस को मिटाएंगे और आप खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर आंदोलन करते हैं? रही बात जो इंडिपेंडेंट नहीं, मैंने देखा है, मैंने देखा है। एक मिनट, शहना एनसी, शहना एनसी, आपने कहा, अरे सुनिए ना शहना एनसी, आपने कहा ऐसा देखा है क्या मुख्यमंत्री? मैंने 2 मुख्यमंत्रियों में उनके मामले में देखा है। अरविंद केजरीवाल पीएमएलए के मामले में तो बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल 7 दिन हुए थे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए, उनको ईडी उठाती है पर उन्हें बेल मिल जाती है। हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया जाता है ईडी में, पर वो फिर बाहर निकल आते हैं। और जहां ईडी छापेमारी करती है, और वो नाम गिनवा दिए तो मैं उनको दोबारा गिनवाने की जहमत नहीं उठाना चाहूंगा या वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजित पवार, येदियुरप्पा, बहुत सारी, वो नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। जो बीजेपी में आ जाए, जिनकी, एक मिनट सुनिए, बात तो सुनिए ना पूरी, तो बात होने दीजिए। अरे इनके यहाँ छापेमारी होती है पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये बीजेपी में आ जाते हैं। जो बीजेपी में ना आए वो जेल जाए। देखिए, ये गलत है आपका विश्लेषण। अच्छा, टाइमिंग को लेके, क्या अभी वेस्ट बंगाल में कोई इलेक्शन है? नहीं है ना, है ना, इसके बावजूद अरे भाई 2 महीने बाद चुनाव है, कैसी बात कर रही है शाइना? इंडिपेंडेंट एजेंसीज, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं है, आप ये कह रही हैं। देखेंगे कि अभी जब यहाँ महाराष्ट्र में हुआ, मैं बोल रही हूँ कि देयर इज प्रोसेस ऑफ लॉ और टाइमिंग, और इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए दखल किए बिना। यहाँ आपने तो ऐसे प्रेजेंट किया है कि देखिए एनडीए की सरकार है, बीजेपी ने ठान लिया है इसको सबक सिखाना है, इसको वॉशिंग चुनाव से पहले ये दबाव क्यों डाला जाता है? स्प्रेड कीजिए। फॉल्स नैरेटिव अगर हो, नो सॉरी, ये मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा हूँ, कोई यूट्यूब नहीं, शाइना, मैं कोई व्हाट्सएप, मैं नो, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन दिस, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन दिस, क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव है ही नहीं। क्या 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में वैभव गहलोत के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू नहीं की थी? आप बता दीजिए, क्या भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार वर्मा के खिलाफ ईडी ने छापेमारी नहीं की? एक मिनट सुनिए ना, 2019 में एनसीपी जब अविभाजित थी, शरद पवार के यहां पर छापेमारी नहीं। अरे वाह, दबाव आप बनाएं, चुनाव से पहले आप छापेमारी करें, दबाव बनाने की राजनीति करें, उसे अगर मैं यहां पर्दाफाश करूं आपका फॉल्स नैरेटिव। इनमें से एक चीज मैंने झूठ बोली हो तो बताइए। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि आज देश में जब हार जीत होती है इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद क्या बोलते हैं कि वजह है ईडी, वजह है ईवीएम, वजह है इलेक्शन कमीशन, वजह है नोट, वजह है ये, वजह है वो। देखिए, इलेक्शन में जनता तय करती है हार और जीत, और जो जीता वही सिकंदर। आपके काम के आधार आप पे दबाव हो, नहीं बनाते, नेतृत्व के आधार जांच पे हो, एजेंसियों या को आपका विपक्षी खेमे के पीछे नहीं छोड़ते। जो 193 मामलों में से सिर्फ 2 मामलों में कन्विक्शन हुई है। उनको पता चलता है कि कुछ खिलवाड़ है या कुछ गलत है। आज जब हम क्लीन अप प्रोसेसेस की बात करते हैं, क्लीन अप किया जा रहा है, क्या है या वॉशिंग मशीन में क्लीन किया जा रहा है, को बाहर निकालना, अजित पवार पर ईडी की छापेमारी नहीं हुई, सुरक्षित हो। जो प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया घोटाले में आरोपी नहीं बताया था, अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग घोटाले में नाम लाया नहीं गया था, हिमंता बिस्वा शर्मा नारदा शारदा स्कैम में, साथ में शुभेंदु अधिकारी। जब विपक्षी खेमे में ये लोग थे, ये सारे आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? नागरिक के नाते प्लीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए।
कानूनी तौर पे तो जो कार्रवाई इंडिपेंडेंट होती काम हो है रहा है। और आप ये सबूत कह रही हैं, के एक मिनट आधार पे एक वो मिनट रेड आनंद करते दुबे, अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं तो उसमें आफत क्या है? ममता को भी अगर छापेमारी की जद में लाया जा रहा है तो अजित पवार को भी कहां छोड़ा जा रहा है? सही बात, सही बात। आदरणीय संदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपको पता है कि ये ईडी और सीबीआई वाले जो हैं ये भाजपा के कहने पर करते हैं, लेकिन इस देश की जनता को पता है कि भाजपा के कहने से लोग नहीं करते हैं। ये लोग क्या होता है ना, ईडी और सीबीआई वाले खुद जाते हैं, विपक्ष वाले उनको बुलाते हैं, बोलते हैं आओ मेरे घर आओ, मुझ पे रेड करो, मुझे जेलों में डालो। हम लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, आप आओ और हमें पकड़ लो। और जब हमें आप पकड़ लेना तो हम धीरे से भाजपा में आएंगे, भाजपा में जब आएंगे तो आप हमें पद दे देना, अपने साथ ले लेना। ये इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आप क्यों बीजेपी को कोस रहे हैं संदीप भाई? बीजेपी की इसमें नहीं, कोई अगर गलती नहीं है। विपक्षी ये खेमे हम के लोग खुद नेता करते हैं। अगर कोई गुनाह नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, दाल में काला नहीं है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत? आने दो ईडी को। हम लोग नहीं घबराते हैं, हम लोग वही बोल रहे हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। क्यों मालूम है? कहा बीजेपी ममता का इससे बनर्जी कोई कहां ताली लेना देना। बजा रही हैं? अरे धनाते हुए एक- पहुंच गई, प्रतीक जैन के घर में घुस गई। ममता दीदी गलती से गुस्से में आ गई हैं, वो भी बहुत सम्मान कर रही है ईडी सीबीआई का। क्यों मालूम है? ईडी सीबीआई पहली इस देश की संस्था है जो किसी की गुलाम नहीं है, किसी की कठपुतली नहीं है, एकदम साफ सुथरी संस्था है। वो चुन चुन कर देखती है कौन कौन अच्छा नेता है जो भाजपा में आ सकता है, उसको पकड़ लेती है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में होना चाहिए और हम सबको बहुत पसंद आता है। आप देश 100 दिन की संजय राउत केंद्रीय साहब को- एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ, बहुत अच्छी संस्था है। संजय राउत साहब 100 दिन अंदर थे और ईडी सीबीआई ने उनसे बोला कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, 100 दिन के बाद हम आपको छोड़ देंगे। छोड़ दिया उनको, कोई बात नहीं। अब आनंद दुबे को पकड़ लें या आपको पकड़ लें, हम लोग रहेंगे 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, क्योंकि ईडी सीबीआई की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। हम लोग जब घर में खाली बैठे रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ईडी सीबीआई वाले आओ हमें पकड़ो। ममता दीदी क्या बोल रही है कि ईडी सीबीआई वालों, यार आप आ गए हमारे राज्य में, मैं आपसे मिलने आई हूँ, अब वहाँ थोड़ी सी नोकझोंक हो गई होगी। अरे भाई, वहां बाकी हम कोयला लोग खुश घोटाले हैं। का मामला है आनंद दुबे। नहीं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं संदीप भाई, पूरा विपक्ष खुश है ईडी सीबीआई से। आओ हमें पकड़ो, हमें जेलों में डालो। भारतीय जनता पार्टी को इसको आप दूर रखिए। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है। ये पार्टी इस देश में कभी भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती है। आप क्यों इल्जाम लगाते हैं संदीप भाई? क्या आपकी ऐसी दुश्मनी है बीजेपी से? क्यों? हम लोग खुश हैं, पूरा आप विपक्ष खुश हैं, पर इसमें प्रोफेसर रतनलाल, ये पीएमएलए कानून कौन लाया? इसमें इसे इतना कड़ा, इसमें दांत, अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं, वो पहने दांत किसने दिए? वो मुझे तो याद पड़ता है गृह मंत्री उस वक्त पी चिदम्बरम थे, उससे पहले चिदम्बरम थे, है ना? उन्होंने ही तो इसको इतना पीएमएलए को इतना कड़ा, इतना मजबूत बना दिया कि जो आप पे लग जाए पीएमएलए या मुझ पे, हमें अपना साबित करना पड़ेगा कि हम गुनहगार नहीं है, हम कसूरवार नहीं है, एजेंसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार पीएमएलए लगाकर जेल में डाल दिया तो पड़े रहो, सड़ते रहो। अभी दुबे जी ने जो कहा ना, मजा आ गया। आनंद दुबे साहब ने जो, मैं हंसी रहा था उस पर। देखिए, बाबा साहब जब संविधान सौंप रहे थे संविधान सभा में, तो आखिरी भाषण है, और आखिरी भाषण ये है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं उनके चरित्र पे ये पता लगेगा कि संविधान अच्छा है या कि बुरा है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। संविधान बुरा है, लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। सवाल ये है कि कानून तो बना है ना, इमरजेंसी की बात करते हैं ना आरएसएस वाले, इमरजेंसी का सुपर इमरजेंसी अभी चल रहा है। ये आरएसएस बीजेपी सबसे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और इस देश को ये गृह युद्ध में ढकेलना चाहती है। जहां जहां चुनाव होता है, इनका बंच ऑफ थॉट पढ़िए गोलवलकर का, इनका फिलॉसफी वहीं से आ रहा है। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। ये आइडिया कहाँ से ले रहे हैं? और उसी तरीके से अभी तो समय आ गया संदीप भाई कि ईडी और सीबीआई के जो ऑफिसर हैं, जितने लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं,
ये कानून की अभी जरूरत थी, हमारी सरकार रह गई तो कानून बनवाएंगे, ऐसे ऑफिसर को भी पकड़ कर जेल में डाला जाए। अब आप धमका रहे हैं, अफसरों को धमका रहे हैं, ये काम राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं। धमका नहीं रहे, एकदम वो नहीं चुनाव धमका रहे। आयोग के ये ऑफिसर आयुक्तों को धमका रहे हैं। ये पूरा कठपुतली है। नहीं नहीं नहीं, धमका नहीं रहे हैं, सही बात कर रहे हैं आप। बीजेपी आरएसएस के इशारे पे काम करेंगे तो आपको सवाल पूछा जाएगा ना। एक यूपीएससी पास ऑफिसर और इलेक्टेड सीएम को पकड़ के जेल में डाल दे तो उस ऑफिसर का कोई जिम्मेदारी नहीं। चार्जशीट कहां है, केस कहां, कन्विक्शन रेट क्या है? 1% है, 1%। बीजेपी के पूरे रिजीम में एक भी कन्विक्शन तो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री इन अपने ऑफिसर की डीजीपी कोई के जिम्मेदारी है साथ कि नहीं जिम्मेदारी? वहां पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंच जाएगी। एक केंद्रीय एजेंसी के जांच में वो रोड़ा बन नहीं तो मैं जाएगी। क्या कह रहा हूं, ये भी तो एक अपने आप में संवैधानिक संकट, ये संवैधानिक जहां संकट नहीं इलेक्शन है, ये संघीय ढांचे पर आघात नहीं है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में- रतनलाल? नहीं तो ईडी नहीं ईडी आघात नहीं कर रही क्या? जहां जहां चुनाव होता है वहीं आपकी नींद जगती है। कोयला घोटाला आज का थोड़ा ही है, 19 का है, तो इलेक्शन के समय आपको याद क्यों आ रहा है? इलेक्शन के समय लालू प्रसाद याद क्यों आते हैं? राहुल गांधी याद क्यों आते हैं? सोनिया गांधी याद क्यों आते हैं? अब बीजेपी का कोई भी नेता मतलब करप्ट नहीं है। अरे बिना पैसा के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है आजकल। ये तो पूरा सोशल मीडिया में पोस्ट तैर रहा है। कोई इंक्वायरी करेगा ईडी? कोई विजिलेंस लगेगा यहां पर? नहीं लगेगा संदीप भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये एकदम डरपोक कायर है, फ्री फेयर इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बेसिस पर नेताओं को डराना धमकाना, तो ये डराना धमकाना चल रहा है क्या? डेमोक्रेसी एक सेकेंड, आदेश रावल, डराना धमकाना चल रहा है और ये तो पुराना है। चुनाव आते हैं और वो मैं लंबी फेहरिस्त गिना चुका हूं, पर इसमें नया अध्याय, नया चैप्टर क्या ये जुड़ गया है कि अब चुनावी रणनीतिकारों को निशाना बनाया जा रहा है, दबाव उनके जरिए डाला जा रहा है क्या? एक जगह नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स, एक जगह आईपैक प्रतीक जैन। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि प्रतीक जैन पे रेड इसलिए हुई है कि उनके पास एक डाटा होगा कि कहाँ से किस किस को टिकट दिया जा रहा है, कहाँ से किस किस को उम्मीदवार बना सकते हैं। बेसिकली उस डाटा को लेने के लिए ये रेड हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, आप पिछले 1.5 साल का एक पैटर्न देखिए कि 2020 की जो एफआईआर थी बंगाल की, उस पर 5 साल बाद ईडी जो है वो रेड करती है। 2021 की जो महाराष्ट्र की एफआईआर थी, उस पे महाराष्ट्र चुनाव से ठीक 6 दिन पहले 23 ठिकानों पे रेड होती है। 2022 में शराब नीति के आरोप में जो एफआईआर ईडी करती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, उसकी 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, ठीक चुनाव से पहले, लगभग 1 साल पहले। 2023 के मामले में हेमंत सोरेन को जब एफआईआर करती है ईडी, उनको चुनाव से ठीक 10 महीने पहले अरेस्ट किया जाता है। तो एक पैटर्न है, पूरे इस पैटर्न के तहत ईडी काम कर रही है। और इसमें एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आदेश, और ये केवल विपक्षी दल के नेताओं पर ये कार्रवाई होती दिखती है। अगर बीजेपी भी, भाई बीजेपी 20 राज्यों में सत्ता में है, कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा, सब जगह अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिख रही है तो फिर सवाल ही नहीं है, फिर सवाल क्यों उठेगा? यहां एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्षी दलों पर ही क्यों हो रहा है? देखिए, मुकेश चौरसिया है यूपी वासी। नहीं, वो तो सबको पता है कि क्यों हो रहा है। दरअसल क्या है ना, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, उसका जो सर्फ एक्सेल है वो ईडी के पास है। वो ईडी उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, ऊपर से ऑर्डर आता है और उस हिसाब से वो चुनाव नज़दीक आते हैं और अपनी कार्रवाई करती है। ऐसा एक भी आपने जिक्र किया अजीत पवार का कि नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की है। देखिए, ये लड़ाई देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे है। इसको आप दिल्ली से मत देखिएगा, ये महाराष्ट्र की लड़ाई है और देवेंद्र फडणवीस बार बार अपने होने का एहसास करवाते हैं। आपको याद होगा कि जब अजीत पवार के बेटे का जमीन घोटाले की बात आई तो वो बात बाहर कैसे आई? और पुणे वो जाने नहीं देना चाहते अपने हाथ में। अब वो बीजेपी के हाथ में आई ना 2017 में, पिछले जब चुनाव हुए थे। मैं वही कह रहा हूं। एक बात और देखिए संदीप जी, एनसीपी जो है वो बीजेपी का नेचुरल अलाई नहीं है। जब आपको याद होगा, जब 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एनसीपी उसका हिस्सा थी। ये किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, 2022 में एकनाथ शिंदे को अलग किया, एनसीपी को तोड़ा गया, तब सरकार बनी। अब देवेंद्र फडणवीस जो कि क्योंकि वो पहले डिप्टी सीएम बने थे, अब वो अपने होने का एहसास कराते हैं। अब वो बताते हैं कि मैं सुपर सीएम हूँ, इसीलिए अजीत पवार के बेटे का जमीन घोटाला बाहर आया। सरकार के भीतर से अगर
कोई आवाज नहीं उठती, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती तो वो चीज बाहर नहीं आती, और इसीलिए मतलब जो सवाल मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव से पूछ रहा था आदेश कि अगर हम वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं आपके दाग तो फिर से दामन को दागदार भी कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है अजित पवार को। क्यों नहीं कर सकते? इसका ताजा उदाहरण है राजस्थान। मालवीय जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उदयपुर संभाग से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहा हूं, और कल एसीबी ने उनके 3 ठिकानों पे छापे मार दिए। अभी तो वो शामिल भी नहीं हुए कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था कि मैं घर वापसी करना चाहता हूं, और एसीबी के 3 छापे ये साफ साफ बताते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास ही रहोगे, नहीं तो हम तुम्हें दागदार कर देंगे। तो इससे बढ़िया और ताजा उदाहरण क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती थी राजनीति में, वो भी जाती ये जो दिख नंगा रही है। नाच हो रहा संजय है ना, बंसल बिल्कुल हैं, साफ-साफ दिखाई एक दे रहा है मिनट कि हमें- शीतल, हमें कोई संजय फर्क नहीं बंसल पड़ता। जयपुर वासी हैं, बड़ा दिलचस्प सुझाव दे रहे हैं। आखिरी सवाल इसी सुझाव के जरिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, चुनाव के 3 महीने पहले ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए, चुनाव बाद कर लो, कौन कहां भागा जा रहा है? ऐसा हुआ है, एक रेफरेंस बस देख लीजिए कि अजीत पवार जी पर एक केस था, एमवीए गवर्नमेंट तब थी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का, 2020 में। 22 में जब वो अलग हो गए तो फाइल फिर से खोल दी गई, 24 में जब वो फिर आ गए तो वो फाइल फिर बंद कर दी, बंद कर दी गई। ऐसी एक सीरीज ऑफ केसेस हैं, मतलब नहीं इतना इसमें ये सिर्फ open and shut cases है। पर शीतल, अब आप इसमें इसको सिर्फ और क्या कहेंगे? नहीं, इसमें सिर्फ एनडीए पर पूरे आरोप मढ़ दिए जाएं, गढ़ दिए जाएं, वो भी नाइंसाफी होगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो 2007 का मामला था मेरे ख्याल से, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति का मामला, यूपीए सरकार थी, मुलायम सिंह यादव पर ठोक दिया गया, और वो 4-5 साल चलता रहा मुलायम सिंह यादव को उन पर दबाव बनाने के लिए, बाद में रफा दफा कर दिया गया। ये सत्ता का चरित्र है, ये तो करती है सत्ता, ऐसा नहीं है कांग्रेस दूध की धुली है। हाँ, ये मैं सहमत हूँ, ये बिल्कुल सत्ता का चरित्र है। ऐसा नहीं कि ये पाप पहली बार हो रहे हैं, लेकिन इतने संगठित तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईडी के डायरेक्टर को इतने एक्सटेंशन दिए जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करना पड़े। ये सवाल भी हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि होता पहले भी था, पर अब तो ऐसे संगठित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से जो ये छापेमारी चलती है, उसमें विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है क्या? और क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।